तो सीरीज के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल में न्यूज देख रहा होता है, जहां न्यूज बताया जा रहा होता है कि एक फीमेल स्ट्रीमर ने बहुत सारे खाने को खाया लेकिन तब भी वे पतली है और मोटी नहीं हुई। इस वीडियो को देखकर बहुत सारे और भी स्ट्रीमर ने ऐसा ही काम किया लेकिन उसमें से बहुत सारे स्ट्रीमर मोटे हो गए। अब मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये दुनिया पूरी तरह से उल्टी है, यहाँ पर लड़कियां काम करती है जबकि लड़के घर के काम करते हैं। और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि पता नहीं मैं किस जगह पर रीबॉर्न हो गया। ये यहाँ पर 2 दिन हो गए हैं जब से कि मैं इस दुनिया में आया हूँ। 2 दिन हो गए लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक मैं इस मोटी बॉडी को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। इस वर्ल्ड में आने से पहले मैं एक एम्परर था अपने वर्ल्ड में। मैं वहाँ पर अपने वर्ल्ड के टॉप पर था और सब मेरे घुटनों के नीचे रहते थे, लेकिन पता नहीं कि मैं इस कौन से वर्ल्ड में आकर फंस गया हूँ। यहाँ पर सब उल्टा ही चल रहा है। यहाँ पर लड़कों को कमजोर माना जाता है जबकि लड़कियों को ताकतवर, जो कि बहुत सारे कामों को करती है। वे घर के बाहर जाकर लड़कों वाले काम करती है और घर के लिए पैसे कमाती है, जबकि लड़के उसके उल्टे ही होते। वे घर के काम करते हैं और उनके लिए खाना बनाते हैं। हालांकि कुछ चीजें सेम है, जहाँ लड़कियां लड़कों से शादी करती हैं और बच्चे को जन्म देती हैं, लेकिन इन सभी के बावजूद इस दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा लो है और उन सभी से बुरा मेरी स्पिरिट जो है वे डैमेज हो गई है और इसे रिकवर करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। मेरी स्पिरिट डैमेज इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर आने से पहले मैं डार्क एम्प्रेस से फाइट कर रहा था। हमारी बैटल इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि हमने बहुत सारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन फाइट के एंड में हम दोनों की बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, जिसके बाद कि मैं इस मोटे से बॉडी में आ गया। सच में ये एक मिरेकल है कि मेरी जो स्पिरिट थी वे ट्रैवल कर पाई और इस मोटे की बॉडी में आ गई। जहाँ तक मुझे इसकी मेमोरी मिली है तो इसका नाम लीमो है, जो कि एक ऑर्डिनरी सा रिच बंदा है और अभी हाई स्कूल में है। मुझे ये नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि डीमेंस एम्प्रेस भी किसी की बॉडी में आ गई हो, पर मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करना होगा। अब जब तक कि मेरी स्ट्रेंथ रिकवर नहीं हो जाती तब तक मुझे इसी आइडेंटिटी पे जीना होगा। लगता है कि मुझ जैसे एम्परर को भी अब स्कूल जाना होगा। अब ये रूम से बाहर आ जाता है और चारों तरफ देखते हुए कहता है कि इस बंदे की हालत उतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है, ये घर उतना भी ज्यादा छोटा नहीं है। पर इस बात को मैं लकी बोलूं या अनलकी, पहले मैं जिस जगह पर रहता था ये घर वहाँ के फिश पॉन्ड से भी ज्यादा छोटा है। मेरा फिश पॉन्ड इस घर से ज्यादा बड़ा था। और ये लिनमो के पास्ट के बारे में बताता है कि इसके जो पेरेंट्स थे वे एक एक्सीडेंट में मारे गए, जिसके बाद इसकी ग्रैंडमा ने इसका ध्यान रखा, लेकिन अभी वे भी बीमार है। अब क्योंकि ये अकेला हो गया था, जिससे कि इसकी आंट आकर यहाँ पर रहने लगी। इसकी आंट इसका यहाँ पर ध्यान रखने के लिए आ गई, लेकिन वे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वे आते ही यहाँ पर इसके सारे प्रॉपर्टी को अपने नाम पर कर ली जब तक कि इसे पता चला। और साथ ही में इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था वे बहुत ही ज्यादा कमजोर था, उसके पास किसी का भी सपोर्ट नहीं था, इसीलिए उसने चुपचाप इन सारे चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया। ये सब सोचते हुए ये डिनर टेबल के पास आ जाता है और ये अपने सामने देखता है जहाँ पर इसकी आंट की फैमिली खाना खा रही होती है। अब ये भी वहाँ पर जाता है। अब हमें इनके आंट की फैमिली के बारे में बताया जाता है कि उनके पति का नाम युंगजुन है और ये जो बंदा बत्तीसी दिखाकर खाना खा रहा है ये आंट का भाई है जिसका नाम लिनजुआन है। अब हम इसके आंट को देखते हैं जिसका नाम लिनली होता है। ये बोलती है, लिनबो तुम एकदम सही वक्त पर आए हो। मैंने तुम्हारे स्कूल के बारे में सुना है कि ही यानवी ने तुम्हें डंप कर दिया क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा मोटे हो और उसने तुम्हारा मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे सही है। अब मैं यान हुई के बारे में बता दूं, वे इसकी पियोन्सी है और इन दोनों की शादी बचपन में ही तय कर दी गई थी। अब लिनमो बताता है कि जो इसकी ग्रैंड मदर थी उसने ही इन दोनों की शादी तय की थी और जिस लड़की के साथ इसकी शादी तय की गई थी उसका नाम ही यानी हुई था। लेकिन उस लड़की ने जैसे ही इस लड़के को पहले बार देखा था तो वे लड़की से देखते ही डर गई थी और उसने इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर का मजाक भी उड़ाया और कहा कि वे इस जैसे मोटे आदमी से शादी कैसे कर सकती है। उसकी ऐसी कड़वी बातें सुनने के बाद इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था वे बहुत ही ज्यादा सदमे में चला गया था। उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था और वे जब सड़क पार कर रहा था तो उसका ध्यान नहीं था और उसे एक ट्रक ने उड़ा दिया और जिसकी वजह से ये मारा गया। और जैसे ही इस बंदे का एक्सीडेंट हुआ इस बंदे की आंट ने इन दोनों की शादी को टर्मिनेट करवा दिया। उसने इन दोनों की शादी को तोड़ दिया। ये अपने मन में बोलता है कि ठीक हुआ कि ये मैरिज खत्म हो गई, क्योंकि मुझ जैसा बंदा जो कि एक वर्ल्ड का एम्परर है वे ऐसे ही कैसे किसी भी लड़की से शादी कर सकता है। तभी जो इसकी आंट होती है वे बोलती कि लिनमो क्या तुम्हें कुछ सुनाई भी दे रहा है? मैं कितनी देर से तुम्हें यहाँ पर बोल रही हूँ। लिनमो इसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि उस लड़की से आखिर किसे ही फर्क पड़ता है, आइंदा उस लड़की का मेरे सामने नाम मत लेना। ये बात सुनकर इसकी जो आंट होती है वे बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और हम देखते हैं कि लिनमो के अंदर से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। अब लिनमो भी जाकर खाने के टेबल पर बैठ जाता है और
ये इस खाने को देखकर कहता है, मुझे इस खाने को देखकर खाने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ मैं डाइट पर हूँ, लेकिन मैं इस बॉडी को भूखा भी तो नहीं ना मार सकता, तो इसीलिए मुझे खाना खाना ही पड़ेगा। और ये खाना स्टार्ट कर देता है और ये खाना खाने के बाद बोलता है कि सच में ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। तभी इसका कजन कहता है कि लिन, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतनी बेइज्जती के बाद और अब्रॉड में जाकर पढ़ता। तुम्हें इतनी बड़ी रिजेक्शन मिली है, लेकिन उसके बाद भी तुम यहीं पर जाकर पढ़ना चाहते हो। सच में मैंने तुम जैसा बेशरम बंदा आज तक नहीं देखा। लिन अपने मन में सोचता है कि सच में चीटी चीटी ही रहती है, आखिर मुझ जैसा एक एम्परर इस जैसे चीटी से क्यों ही बात करे। मैं अपने वर्ल्ड में 10,000 साल तक एक एम्परर रहा था, पर शायद मुझे अभी बात करना पड़ेगा ताकि मैं इस बॉडी से अलग ना चला जाऊं। मुझे इस बॉडी के रोल को निभाना पड़ेगा। तभी ये बोलता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, अभी की स्कूल लाइफ से मैं खुश हूँ। इसका कजन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, जब तक कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते हैं। लिनमो अपने मन में सोचता है कि मुझे तुमसे बात करके अपनी टाइम को वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग 1 घंटे बाद देखते हैं जहाँ एक लग्जरियस सी कार आके रुकती है। तभी ड्राइवर कहता है कि यंग मास्टर, हम स्कूल आ चुके हैं, तो अब आप दोनों जा सकते हैं। तभी लिनमो का जो कजन होता है वे कहता है कि लिनमो, तुम मेरे साथ कार से बाहर मत निकलना। इस बात को सुनने के बाद लिनमो इसे घूरने लगता है। इसे ऐसा घूरता देखकर इसके कजन की फट जाती है। ये पूरा डरने लगता है, जिसके बाद ये यहाँ से चुपचाप गुस्सा होते हुए चला जाता है। अब इसके बाद लिनमो भी कार से बाहर निकलता है और वे खड़ा होकर स्कूल को देखता है। ये स्कूल को देखते हुए कहता है कि सच में इस वर्ल्ड का आर्किटेक्चर काफी ज्यादा अच्छा है, पर वही जो इस वर्ल्ड के लड़के लोग हैं वे बहुत ही ज्यादा वीक हैं और बिल्कुल एक लड़कियों की तरह रहते हैं। सच में इस वर्ल्ड के जो लड़के हैं वे बहुत ही ज्यादा अजीब है, जबकि जो लड़कियां हैं वे कुछ ठीक है। लिनमो यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी 2 लड़कियां बोलती है कि उस लड़की के पैर तो देखो, उसके पैर तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। इस बात को सुनने के बाद लिनमो का तो होश ही उड़ जाता है और बोलता है कि आखिरकार ये क्या बातें कर रही हैं। तभी यहाँ पर दूसरी लड़की आती है और कहती है कि इसे इस तरह से इतना ज्यादा मत घूरो। अब इन दोनों की बातें सुनकर लिनमो को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और बोलता है कि कितना बकवास चीज हो रहा है मेरे सामने, मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। सच में ये वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, आखिरकार मैं अपनी लाइफ यहाँ पर कैसे गुजारूंगा। खैर छोड़ो, मुझे बस इस बात पे ध्यान देना चाहिए जो ड्यूमन किन है कहीं वे भी इस वर्ल्ड में तो नहीं ना आ गई है, और मुझे जल्द से जल्द अपने आप को पावरफुल बनाना पड़ेगा पहले के जैसा, इससे पहले कि उस ड्यूमन की उनकी पावर रिकवर हो जाए और वे मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाए। अब लिनमो चलते हुए अपने क्लासरूम के बाहर आ जाता है। अब जैसे ही ये अपने क्लासरूम में जाता है सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि देखो लिनमो यहाँ पर वापस आ चुका है। ये सभी इस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यानी हुई देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ चुका है। अब हम लोग यानी हुई को देखते हैं जो कि सेंटर में बैठी हुई होती है और इसके बगल में इसकी दोस्त बैठी हुई है। तभी यानी हुई की एक दोस्त कहती है कि लिनमो, क्या सच में तुमने यानी हुई को प्रपोज किया था? और हम यानी हुई को भी देखते हैं जो कि बैन को देखकर एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा शक्ल बनाती है। इन सब को देखकर लिनमो अपने मन में सोचता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मॉडल कितने ज्यादा बोरिंग हो सकते हैं। ये इन तीनों की बातों को इग्नोर कर अपने सीट की ओर बढ़ने लगता है। अब लिनमो का इस तरह का एटीट्यूड देखकर यानी हुई बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। अब लिनमो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और ये सोचने लगता है कि आखिर ये किस तरह अपनी पावर को वापस पा सकता है। और ये अपने मन में बोलता है कि बिना किसी स्पिरिचुअल एनर्जी और नेचुरल ट्रेजर के इस बॉडी को रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा। तभी इसके कंधे पर एक लड़की हाथ रखती है और कहती है कि तुम अभी भी मेरे बात पर विश्वास नहीं करोगे। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि यानी हुई कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करेगी। तुम्हें रियलिटी को समझना चाहिए और मुझे पता है कि तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम मेरी बातों को मानते हो और मेरी एडवाइस को सुनते हो तो तुम्हारा लाइफ फ्यूचर में अच्छा हो सकता है। तुम ऐसे सबसे ह्यूमिलेट होने से बच सकते हो। अब लिनमो इस लड़की के बारे में बताता है कि जहाँ तक मुझे मेमोरी मिली है सिर्फ ये लड़की ही ऐसी थी जो कि पूरे क्लास में इससे अच्छे से पेश आती थी और कभी कभी इसका साथ दे दिया करती थी, और इस लड़की का नाम युंगसू है। युंगसू कहती है कि तुम्हें समझना चाहिए कि क्लास 2 में तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता है, लेकिन जो लिनमो होता है ये इसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। लिनमो को ऐसे शांत देखकर ये सोचती है कि कहीं इसने कुछ ज्यादा तो नहीं ना कह दिया। फिर अचानक से इसे बताने लगती है कि अभी भी तुम यानी हुई को पटा सकते हो, बस तुम्हें अपना वेट को कम करना पड़ेगा। अगर तुम अपने वेट को कम कर लेते हो और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो तो शायद से चांस है कि यानी ही तुमसे पट जाए। तभी इन सभी बातों को सुनकर लिनमो परेशान हो जाता है और इसे शांत रहने को कहता है। ये इससे कहता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो शांति से रहो, मेरे सामने बकवास मत करो, और मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए इसीलिए तुम ऐसे फालतू से बकवास कर रही हो। इस बात को सुनकर सॉन्ग सरप्राइज हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला? लिनमो कहता है कि मुझे पता है कि तुम उस तरह की लड़की नहीं हो जो कि फालतू में किसी से बात करे। तभी सॉन्ग कहती है कि हाँ मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, लेकिन तभी लिनमो इसकी बातें सुने बिना ही मना कर देता है। तभी सॉन्ग कहती है कम से कम मेरी बातें तो सुन लो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक गेम खेल लो, इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगा। अगर तुम मेरे साथ एक गेम खेल लेते हो तो एक दिन मैं तुम्हें यहाँ के सबसे ब्यूटीफुल वुमेन से इंट्रोड्यूस
करवाऊंगी जो कि यान्वी से भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर तुम ऐसे ही अकेले रहोगे तो कभी भी तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं बनेगा और तुम इसी तरह अकेले रह जाओगे। और ये कहते हैं कि हम लोग जल्द ही टूर के लिए वूजी माउंटेन में जाने वाले हैं, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना तुम्हें भी वहाँ पर लेकर जाऊँ। तुम्हें नहीं पता है कि वे माउंटेन कितना ज्यादा बड़ा है और अच्छा है, वहाँ पर एकदम ताजा हवा आती है। अगर तुम वहाँ पर नहीं जाओगे तो सच में तुम पछताओगे। अब लिनमो जैसे ही इस बात को सुनता है कि वे माउंटेन बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ये हमें बताता है कि ऊंचे माउंटेन में ज्यादातर ये चांसेस होते हैं कि वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा डेंस हो। और जिस माउंटेन के बारे में ये बात कर रही है और जहाँ तक मुझे मेमोरी मिली है, वे जो वूजी माउंटेन है वे शायद आसपास के एरिया का सबसे बड़ा माउंटेन है। सच में अगर वे आसपास का सबसे बड़ा माउंटेन है तो ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि मैं इस बॉडी का फैट कम कर सकूं और अपने ट्रेनिंग को कर सकूं। लिनमो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए तैयार हूँ और उस माउंटेन में भी जाने के लिए तैयार हूँ, पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं गेम खेलने में बहुत ही ज्यादा बुरा हूँ। पर सॉन्ग इसी बात से खुश होती है कि लिनमो इसके साथ गेम खेलने के लिए आ रहा है। ये लिनमो को कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा मैच क्लास 3 के 3 इडियट के साथ है जो कि अपने आप को कुछ ज्यादा ही प्रो समझती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल के बाद कंप्यूटर लैब को देखते हैं। यहाँ पर सॉन्ग बोल रही होती कि आज मैंने जानबूझ के क्लब इवेंट को पोस्टपोन कर दिया, जिसकी वजह से आज यहाँ पर हमें डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर बिना रुके आराम से गेम खेल सकते हैं। अब ये दोनों जाकर पीसी पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर सॉन्ग बताने लगते हैं कि आखिर गेम में कैसे लॉगिन करना है। अब इसके बताए गए पासवर्ड ये सबको डालकर लिनमो गेम में लॉगिन कर लेता है। अब ये गेम में लॉगिन करके जैसे ही अपने प्रोफाइल को देखता है, ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इसका गेम में नाम मोमो बेबी करके होता है। तभी सॉन्ग भी यहाँ पर गेम को लॉगिन करके इसके पास आ जाती है। ये यहाँ पर आते ही बोलने लगती है कि लिनमो, मैंने किंग ऑफ द किंगडम को फोन किया है और वे हमारी मदद करने के लिए एक छोटा सा पोर्टल खोलेगी और हम उसी प्रो प्लेयर के पीछे पीछे फाइट करेंगे। कि तभी यहाँ पर मेन कैरेक्टर को किसी की आवाज आती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की भागते हुए आ रही होती है। ये यहाँ पर आते ही बोलती है कि सच में तुम गेम के अंदर एक आदमी को लाने में सक्सेसफुल हो गई। वैसे लिटिल ब्रदर आखिरकार तुम कहाँ से हो? तो इस पर लिनमो कहता है कि मैं इसका क्लासमेट हूँ। अब इस बात को सुनकर ये यहाँ पर एक प्यारी से शक्ल बनाती है और बोलती है कि ओ तुम उसके क्लासमेट हो। कि तभी पीछे से सॉन्ग बोलती है कि मैंने ट्रायो मैच स्टार्ट कर दिया है। अब इस बात को सुनती ये तेजी से यहाँ से जाते हुए कहती है कि तुम दोनों यहीं पर रुको और देखो कि मैं कितनी जल्दी जाकर अपोजिट साइड को डिस्ट्रॉय कर आती हूँ। अब कुछ देर बाद सॉन्ग भी यहाँ से जाने लगती है। ये यहाँ से जाते हुए बोलती है कि तो ठीक है, मैं अभी उसे देखने के लिए जा रही हूँ। अब इसके यहाँ से जाते ही लिनमो अपने मन में सोचने लगता है कि हमारे वर्ल्ड में सिर्फ लेजेंड ही इमॉर्टलिटी को प्राप्त कर सकते हैं, पर जो मैं ये अभी गेम खेल रहा हूँ ये मेरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा सिमिलर लग रहा है। इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। ये यहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है कि कहीं इस वर्ल्ड में भी इमॉर्टल लोग तो नहीं ना है। सच में मैं यहाँ पर लापरवाह नहीं हो सकता। ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी इसके सामने गेम में एक नोटिफिकेशन आता है कि कैट स्लेयर को फ्लाइंग फेदर ने मार दिया है। ये यहाँ पर गेम में बैठा हुआ था कि तभी अपने साइड में देखता है जहाँ पर कैट स्लेयर दोबारा से जिंदा हो जाती है। मतलब जो गेम खेलते उन्हें पता ही है कि यहाँ पर रिस्पॉन्स हो गई है वापस से। अब यहाँ से दोबारा जाते हुए कहती है कि पिछली बार तो मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई, लेकिन तुम यहीं पे रुको, मैं अभी तुरंत ही उससे बदला लेकर आती हूँ। अब कुछ देर बाद फिर से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है कि कैट स्लेयर दोबारा से मर गई है, जिसके बाद ये फिर से यहाँ पर रिस्पॉन हो जाती है। ये यहाँ पर गुस्से में कहती है कि मैं इस बार उसे नहीं छोड़ूंगी। तभी सॉन्ग यहाँ इससे कहती है कि अपोजिट साइड में जरूर कोई एक मास्टर होगा, चलो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर देती हूँ। लेकिन अगले ही पल गेम में ये नोटिफिकेशन आता है कि ये दोनों ही वहाँ पर जाकर मारे गए हैं। अब सॉन्ग यहाँ पर इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये यहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है कि सिस्टर, तुम तो किंग ऑफ द स्लेयर थी ना, तो आखिरकार तुम 2 बार ऐसे कैसे मर सकती हो? यहाँ तक कि मैं तुम्हारे जोश को बढ़ाने के लिए एक सुंदर आदमी को भी यहाँ पर लेकर आ गई थी, तो आखिरकार तुम यहाँ पर बार बार ऐसे कैसे हार सकती हो? ये बोलती है कि जरूर जो सामने फ्लाइंग फेदर वाली बंदी है वे टॉप 100 किंग में से एक होगी। तभी ये लिनमो को देखते हुए कहते हैं कि लिनमो, फ्लाइंग फेदर तुम्हारे जस्ट पीछे है, जल्दी से तुम उससे बचो। लिनमो इसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो। अब ये यहाँ पर गेम में भागते हुए कहता है कि हजारों साल से जो मैंने फाइट की है उसकी फाइटिंग स्पिरिट अभी भी मेरे अंदर है, तो आखिरकार ऐसा ही कोई ऐरा गहरा बंदा मुझे गेम में कैसे मार सकता है? अब इसके बाद हमें मेन कैरेक्टर की अपोजिट टीम को दिखाया जाता है जो कि एक इंटरनेट कैफे में बैठकर गेम खेल रहे होते हैं। हम अंदर देखते हैं जहाँ एक लड़की हंसते हुए कहती है कि यूडेंग, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, तुम तो वाकई में टॉप 100 किंग में रहना डिजर्व करती हो। तभी इनमें से एक और कहती है कि देखो वे बंदा भाग रहा है, जल्दी से उसे पकड़ो। इस पर यूडेंग कहती है कि तुम लोग चिंता मत करो, वे मुझसे बचकर नहीं जा पाएगा। अब इसके बाद हम गेम को देखते हैं जहाँ मेन कैरेक्टर भाग रहा होता है, ये उसके पीछे पड़ी हुई होती है। ये यहाँ पर भागते हुए कहता है कि वो तुम अभी भी मेरा पीछा कर रही हो। तभी अचानक से
से रुक जाता और पीछे मुड़ते हुए अपने तलवार को कंट्रोल करने लगता है। ये यहाँ पर अपने तलवार को कंट्रोल करते हुए कहता है कि जब से मैं एम्परर बना हूँ ना ही मुझे कोई मार पाया और ना ही किसी ने मेरा पीछा किया है। अब यू डैंग मेन कैरेक्टर को अपनी तरफ अटैक करता देखकर तुरंत ही झाड़ी में छुप जाती है। अब ये देखकर मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि सच में ये कितनी ज्यादा फास्ट है। ये यहाँ पर बोलता है कि इस गेम में अटैक लगना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तभी ये यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। तभी हम यू डैंग को देखते हैं जो कि झाड़ियों के पीछे छुपी हुई होती है। ये मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहती है कि देखो तो इस बंदे को देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बड़ा नुबड़ा है। मैं यहाँ पर छुपी हुई हूँ लेकिन इस बंदे को यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं है। ये तुरंत ही मेन कैरेक्टर पे अटैक करते हुए बोलती है कि लगता है कि मुझे यहाँ पर एक और पॉइंट मिलने वाला है। पर तभी हम यहाँ पर मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि इसे नोटिस कर लेता और बोलता है कि अब इसकी इतना कहती है हम गेम में देखते हैं जहाँ इसका कैरेक्टर सीधे अपने तलवार से इस बंदी को खत्म कर देता है और सभी के सामने ये नोटिफिकेशन आता है कि फ्लाइंग फेदर गर्ल मोमो बेबी के हाथों मारी गई है। अब इस नोटिफिकेशन को देखकर एक लड़की कहती है कि क्या युंग टैंग हार गई। ये बोलती है कि मोमो बेबी तो काफी ज्यादा स्किल लगता है जिसने कि हमारी युंग टैंग को हरा दिया है। और यहाँ पर युंग टैंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है। अब दूसरी तरफ हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। ये यहाँ पर खुश होते हुए बोलती है कि लिनमो मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज्यादा प्रो हो। कि तभी ये देखती है कि लिनमो यहाँ पर नहीं हिल रहा और ये बोलती है कि हे तुम ठीक तो हो ना। हम यहाँ पर लिनमो को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि मेरी थोड़ी सी एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से ये बॉडी इतनी ज्यादा घायल हो जाएगी। अब इसके बाद हमें फिर से युंग टैंग को दिखाया जाता है जहाँ पर ये एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई होती है। इसकी सभी साथी यहाँ पर कह रही होती है कि युंग टैंग कुछ करो, कैट स्लेयर ने हम सभी को मार दिया है। लेकिन हम युंग टैंग को देखते हैं जो कि इन सभी बातों को इग्नोर कर रही होती है। ये यहाँ पर सिर्फ मेन कैरेक्टर को ढूंढ रही होती है कि आखिरकार वे कहाँ पर है। कि तभी इसे वे नीचे भागता हुआ दिख जाता है। ये उसे देखते ही बोलती है कि ओ तुम यहाँ से भागकर मुझसे बचना चाहते हो। ये भी यहाँ पर उसका पीछा करते हुए बोलती है कि नहीं इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगी। तभी लिनमो भी इसे अपने पीछे आता हुआ नोटिस कर लेता है और अपने मन में बोलता है कि क्या ये फिर से मेरा पीछा कर रही है। अभी ये भागते भागते यहाँ पर रुक जाता है और अपने तलवार से उस पर हमला कर देता है। अब युंग टैंग ये देखकर बोलती है कि हाँ आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक ही टेक्निक से मुझे दोबारा मार सकते हो। ये यहाँ पर उछलकर उस तलवार को डॉज करती है लेकिन तब भी ये तलवार जाकर इसके टांग में घुस जाती है। अब इससे ये यहाँ पर गिर जाती है और अपने मन में सोचती है कि क्या आखिरकार ये कैसे हुआ। ये सब सोच ही रही होती है कि तभी गेम ओवर हो जाता है और तभी इसकी साथी से कहती है कि युंग टैंग हम लोग तो यहाँ पर हार गए, सब कुछ ओवर हो गया। अब वे जो बंदरिया सॉन्ग हुए तो हम पर हंसेगी। ये सब कही रही होती है कि तभी युंग टैंग आकर इसे कॉलर से पकड़ लेती है और बोलती है कि आखिरकार वे न्यू प्लेयर कौन था, क्या तुम उसे जानती हो। ये बोलती है कि नहीं मैं तो नहीं जानती पर शायद सॉन्ग जानती होगी, तुम रुको मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। अब इस बात को सुनकर ये यहाँ पर बैठ जाती है और अपने मन में कहती है कि मुझे पता लगाना पड़ेगा कि आखिरकार ये मोमो बेबी कौन है। अब इसके बाद हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि यहाँ पर इन लोगों से फोन पर बात कर रही होती है। ये यहाँ पर हंसते हुए बोल रही होती है कि आखिरकार तुम लोगों को हार कर कैसा लगा और क्या तुम हमारी पूरी टीम से मिलना चाहती हो। तुम लोग वहीं पे रुको, मैं अभी तुम लोग से मिलने के लिए आ रही हूँ। अब इसके बाद ही यहाँ पर मेन कैरेक्टर के पास आकर इसकी तारीफ करने लगती है। अब इसके मुंह से अपनी तारीफें सुनकर मेन कैरेक्टर को यहाँ पर हजम नहीं होता। तभी ये यहाँ से उठते हुए बोलता है तो ठीक है अब मैं यहाँ से जाता हूँ। ये बोलती है कि क्या तुम इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हो। ये बोलता है कि हाँ। अब यहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम अपना वादा मत भूलना। जिस पर सॉन्ग बोलती है कि हाँ तुम चिंता मत करो मैं नहीं भूलूंगी। अब इसके यहाँ से जाते ही ये फोन पर बात करने लगती है और बोलती है कि क्या सन बात के लिए चलोगी। ठीक है स्कूल के बाद गेट पर मेरा इंतजार करना। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि टैक्सी से अपने घर पर आ गया होता है। जिसके बाद ये अपने रूम में जाकर अपने बैग को रखते हुए बेड पर लेट जाता है। ये लेटते ही बोलता है कि सच में ये बॉडी कितनी ज्यादा नाजुक है। अब इसके बाद तुरंत ही हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर का कजन पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि लिनमो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, मैंने कहा तुम वहीं पर रुको। ये यहाँ पर इसके पास आते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यानी हुई को बीटा कॉन्सेंट में क्यों बुला रहे हो, तुम्हें जबकि पता है कि तुम उसके लायक नहीं हो। पर मेन कैरेक्टर यहाँ पर इसकी बातें नहीं सुनता और सीधा इसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है जिससे कि ये जो बंदा होता है वे बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। अब ये जैसे ही क्लास में पहुंचता है हम क्लास में सॉन्ग को देखते हैं जो कि इसे देखते हुए कहती है लिनमो तुम आ गए। ये यहाँ पर शर्माते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि कल गेम में जिसे तुम फाइट कर रहे थे वे जययुंग टैंग थी जो कि हमारे ही स्कूल से है। तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां सॉन्ग शर्माते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि कल तुम जिससे फाइट कर रहे थे वे जययुंग टैंग थी जो कि हमारे ही स्कूल से है और जब से कल तुमने उसे गेम में हराया है ना वे तुमसे मिलना चाहती है। ये बोलती है कि वे तुम्हें देखना चाहती है और तुम चिंता मत करो वे किसी भी लड़के के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करती। अब इस बात को सुनते ही लिनमो इसे घूर कर देखता है जिससे कि यहाँ पर घबरा जाती है। तभी लिनमो आगे बोलता है कि नहीं मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी यहाँ पर हम यानहुई को देखते हैं जो कि लिनमो के डेस्क की तरफ आ रही होती
होती है। ये यहाँ पर आते ही लिनवो के डेस्क पर हाथ मारती है और बोलती है कि लिनवो चलो आज ही हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तुम्हें यहाँ पर सबको बताना होगा कि हमारी जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट थी वे फेक थी। तभी सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही रफ हो रही हो, वैसे भी लिनवो एक लड़का है। अब इस बात को सुनकर ये यहाँ पर इसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि आखिरकार तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है, कहीं तुम इसे पसंद तो नहीं ना करने लगी। अब इस बात को सुनकर सॉन्ग का यहाँ पर मुंह बन जाता है कि तभी यहाँ पर लिनवो बोलता है कि आखिर इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि हमारी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट फेक है या रियल है, क्योंकि वैसे भी हम दोनों की शादी जिंदगी में कभी नहीं होने वाली। अब इस बात को सुनकर ये यहाँ पर हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या? ये बोलती है ठीक है, जब तुमने ये कह दिया है तो आज ये कभी मत कहना कि हम दोनों की शादी होने वाली है, और ना ही ये कहना कि मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हूँ। और क्या तुम्हें पता है कि जब मैं तुम्हारे घर पर गई थी तो मैं वहाँ पर तुमसे मिलने के लिए नहीं गई थी, मैं तो वहाँ पर तुम्हारे कजन से मिलने के लिए गई थी। हम यहाँ पर कुछ दूर में दो लड़कों को देखते हैं जो कि इन बातों को सुनकर कहता है कि लिनवो तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि यहाँ पर रो ही नहीं रहा। इस पर दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, अगर मुझे ऐसा कोई कहता तो मैं यहाँ पर स्कूल ही छोड़कर भाग जाता। कि तभी क्लास में कुछ लड़कियों की एंट्री होती है, जिसे देखकर ये दोनों लड़के कहते हैं कि आखिरकार ये सब कौन है, ये सब कितनी ज्यादा सुंदर है। हम यहाँ पर देखते हैं कि क्लास में कोई और नहीं, जय युंगटैंग अपनी दोस्तों के साथ आ गई थी। अब इसे देखते ही सभी लड़के यहाँ पर बात करने लगते हैं कि यार ये तो जय युंगटैंग है, सच में ये कितनी ज्यादा कूल है। अब इस बात को सुनकर दूसरा बंदा कहता है कि तुम इसे कूल कह रहे हो, लेकिन तुम्हें इसके बारे में पता भी है कि जय युंगटैंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और जब भी इसका पाला किसी से पड़ता है तो उस बंदे को स्कूल छोड़ना पड़ जाता है। कि तभी हम जय युंगटैंग को देखते हैं जो कि अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहती है कि हे तुम इधर आओ। अब इसी यान हुई यहाँ पर घबरा जाती है और बोलती है कि क्या आप मुझे बुला रहे हैं, पर ये उसकी बातों का जवाब नहीं देती और बोलती है कि हे तुम मोमो बेबी क्लास से बाहर आओ, और इतना कहकर ये क्लास से बाहर निकल जाती है। अब इस बात को सुनकर सभी लोग यहाँ पर बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार ये मोमो बेबी कौन है। हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि कह रही होती कि लिनवो अब तुम क्या करोगे, पर हम लिनवो को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। ये अपने मन में कहता है कि आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं एक एम्परर हूँ। कि तभी हम उन्हीं दोनों लड़कों को देखते हैं जो कि यहाँ पर आते हुए कहते हैं कि लिनवो आखिरकार युंगटैंग तुम्हें मोमो बेबी क्यों कह रही थी। तभी हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि यहाँ पर लिनवो के सामने झुकते हुए कहती है कि प्लीज युंगटैंग यहाँ पर तुम्हारे साथ सिर्फ एक गेम खेलना चाहती है, इसीलिए प्लीज जाकर उससे मिल लो। इस बात को सुनकर लिनवो यहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है, पर आइंदा से तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अब ये गेट के जैसे ही बाहर निकलता है, हम बाहर युंगटैंग को देखते हैं जो कि इसे देखते हुए कहती है कि मुझे तो लगा था कि ये एक फीमेल होगी, लेकिन ये तो एक मैन निकला, मैंने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर अगर मैं सोचूं तो अब यहाँ पर मुझे मजा आने वाला है। तभी ये आगे बोलती है तो तुम वही हो जिसने कि उस दिन मुझे गेम में हरा दिया था, वेल ये इतना ज्यादा खराब भी नहीं था। फिर ये यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलती है कि अगर तुमने मुझे एक बार हरा दिया है तो अपने आप को ज्यादा प्रो मत समझो, तुम मुझे क्लास के बाद मिलना, इस बार हम एक और मैच खेलेंगे और इस बार मैं तुम्हें बता दूंगी कि हम दोनों में से ज्यादा प्रो कौन है। लिनवो यहाँ से जाते हुए बोलता है कि वेल मैं उतना ज्यादा प्रो नहीं हूँ, मैंने तो उस दिन बस तुम्हें तुक्के से ही हरा दिया था, तो इसीलिए अब तुम ज्यादा चिंता मत करो और अपनी क्लास में चली जाओ। अब इस बात को सुनकर इसे यहाँ पर गुस्सा आने लगता और ये चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिरकार ये मोटा आदमी है कौन, आखिरकार ये मुझे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकता है, क्या इसे पता भी है कि मैं कौन हूँ। इसकी दोस्त यहाँ पर हंसते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है, ये तो स्कूल में अभी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसे एक लड़की के द्वारा डंप कर दिया गया है, इसीलिए अब हो सकता है कि उसे किसी से फर्क ना पड़ता हो। अब इस बात को सुनकर ये यहाँ पर गुस्से में जाने लगती है और बोलती है कि दोपहर में उसे मेरे पास लेकर आ जाना। इस पर ये बोलती है कि ठीक है। अब लिनवो जैसे ही क्लास के अंदर आता है सभी लड़के इसे घेर लेते हैं और इसे बोलने लगते हैं कि लिनवो आखिरकार युंगटैंग ने तुमसे क्या कहा और आखिरकार उसने तुम्हें बाहर क्यों बुलाया था। कि तभी यहाँ पर सॉन्ग डबल मीनिंग बात करते हुए कहती है कि कल तुमने उसके साथ तो खेला था, लेकिन अगर आज भी चाहो तो उसके साथ जाकर अकेले तुम खेल सकते हो। लिनवो इसकी बात सुनकर कहता है कि तुम अपनी बकवास करना बंद करो और तुम्हें पता है न कि तुमने क्या कहा था। इस बात को सुनकर ये लिनवो के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलती है कि हाँ मुझे याद है, मैं तुम्हें वूजी माउंटेन पर जरूर लेकर जाऊंगी और मैं अपने साथ बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियों को भी लाऊंगी। अब इस बात को सुनकर ये कहता है कि नहीं, तुम्हें अपने साथ किसी को भी लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब सॉन्ग यहाँ पर इमेजिन करने लगते है कि पहाड़ पर ये और सिर्फ लिनवो होगा और कैसे ये दोनों एक बेंच पर बैठकर रोमांटिक भरी बातें करेंगे। अब इस बात को सोचते ही इसके यहाँ पर पसीने छूटने लगते हैं। अब ये सोचती ही ये यहाँ पर अपनी बुराई करने लगती है और बोलती है कि अरे मैं तो यानहुई से भी बहुत ही ज्यादा बुरी हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी तरफ मत देखो। अब इसकी बातें सुनकर लिनवो यहाँ पर सदमे में आ जाता है और अपने मन में बोलता है कि आखिरकार इस लड़की में ऐसा क्या है जो कि मैं इसमें ट्राई करूंगा। अब यहाँ पर दोपहर हो जाता है कि तभी युंगटैंग की दोस्त क्लासरूम में आते हुए बोलते हैं कि लिनवो आखिरकार तुम कहाँ पर हो, जल्दी से चलो युंगटैंग तुम्हारा वेट कर रही है। पर ये जैसे ही क्लासरूम में आकर देखती है तो लिनवो वहाँ पर नहीं होता है और ये बोलती है कि आखिरकार वे कहाँ चला गया। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम कैफेटेरिया को देखते हैं जहाँ पर लिनवो अपना खाना लेकर खड़ा होता है और
और आसपास खड़े सभी लोग इसे देखते हुए बोलते हैं कि देखो तो इसे, ये कितना ज्यादा मोटा है। हम लिनमो को देखते हैं जो कि इन सभी के बातों को इग्नोर कर कर फूड काउंटर पर जाता है और बोलता है कि मेरे खाने को पैक कर दीजिए। ये चच्चा भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है। अभी यहाँ पर अपने खाने को पैक कराकर यहाँ से जाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे अभी भी इस बेकार वर्ल्ड की आदत नहीं हुई है। यहाँ के लोग सच में कितने ज्यादा पक पक करते हैं। अब यहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर चलते हुए जा रही होती है। ये यहाँ पर चलते हुए बोल रही होती है कि इस बॉडी की ओनर तो वैसे ही 1 साल में मरने वाली थी, पर ये अच्छा हुआ कि मैं इसके बॉडी में आ गई और अब मैं इस बॉडी की सारी विशेष को फुलफिल करूंगी। और मैं बता दूं कि ये वही फीमेल डीमन है जिसके साथ मेन कैरेक्टर ने दूसरे वर्ल्ड में फाइट की थी। हम यहाँ पर आसपास के लड़कों को देखते हैं जो कि इसे देखकर इस पर फिदा हो रहे थे। ये अपने मन में सोच रही होती है कि अब से तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ का एक पार्ट बन गई है और अब से मैं तुम्हारी बॉडी में जीऊंगी। पर ये काफी ही ज्यादा दुख की बात है कि तुमने इतनी छोटी उम्र में इतनी ज्यादा दुखों को झेला। और ये आगे बताती है कि मैंने हजारों सालों तक अपने वर्ल्ड में कल्टीवेशन किया और फाइनली जाकर मैंने उस एम्परर को भी मार दिया था, पर उसे मारने के बाद मुझे खुशी नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खाली हूँ और वहाँ पर फ्यूचर में सिर्फ एक ही काम किया जा सकता था, वे है कि डीमन वर्ल्ड को रिवाइव करना। ये बोलती है कि नहीं नहीं, मैं एम्परर को कमजोर नहीं समझ सकती। मुझे यकीन है कि जैसे मैं मरकर इस वर्ल्ड में आ गई वैसे वे एम्परर भी जरूर आ गया होगा, तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। पर अगर सच बताओ तो ये दुनिया काफी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर लड़कियाँ लड़कों पर राज करती है, जबकि हमारे वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मैं सिर्फ एक डीमन लॉर्ड की बेटी थी, मैं वहाँ पर कुछ भी कर लेती, लेकिन फादर मुझे हमेशा नीचा ही समझते। वे हमेशा मुझे नीची नजरों से देखते थे, इसीलिए मैंने उन्हें एक दिन मार डाला। पर सच में ये वर्ल्ड तो बहुत ही ज्यादा अपोजिट है। यहाँ पर लड़कियाँ लड़कों से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और यहाँ पर कल्टीवेशन भी नहीं है। हाँ, इस वर्ल्ड में थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी तो है, पर वे भी बहुत ही ज्यादा कम है। बस छोड़ो इन सभी बातों को, क्योंकि इस बार मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि इस बार मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर हूँ। और मेरे पीछे इस मोटे लड़के को तो देखो, ये कितनी देर से मेरा पीछा कर रहा है। तभी अचानक से रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है कि इतने में ही ये दोनों बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं। तभी ये हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है कि तुम इस तरीके से मुझे फॉलो मत करो, तुम्हारे जैसे लड़के का मुझे इस जन्म में पाना एकदम इम्पॉसिबल है। अब इस बात को सुनकर लिनमो यहाँ पर हैरान हो जाता है, जिसके बाद ये इसे इग्नोर कर कर आगे बढ़ जाता है। अब इससे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और यहाँ से शर्मा कर जाते हुए कहती है कि ये ज्यादा अच्छा होगा कि मैं जल्दी से अपनी पावर को रीगेन कर लूं और जितनी जल्दी हो सके इस दुनिया से बाहर चली जाऊं। ये यहाँ से ऐसे जा ही रही होती कि तभी से कुछ याद आता और ये बोलती है कि 1 मिनट, जहाँ तक कि मुझे याद है कि इस दुनिया के लड़के बहुत ही ज्यादा शर्मीले होते हैं और वे लड़कियों से बहुत ही ज्यादा शर्मा कर बात करते हैं और ज्यादातर वे लड़कियों से बात नहीं कर पाते और सीधा उसे इग्नोर कर कर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर उनसे बात करने की हिम्मत ही नहीं होती है। अब इस बात को सोचकर ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो जाती है और बोलती है कि हाँ जरूर ऐसा ही हुआ होगा, वे लड़का भी बहुत ही ज्यादा शर्मीला होगा और उसे मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं होगी। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता और हम लिनमो को देखते हैं जो कि नोटिस करता है कि वे लड़की इसके पीछे आ रही है। अब ये देखकर ये अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये लड़की मेरा पीछा क्यों कर रही है। और ये लड़की भी मेन कैरेक्टर को देखकर कहती है कि ये मोटा आदमी तो छत पर जा रहा है, बग छोड़ो इससे मुझे क्या, मुझे एक अच्छी सी शांत जगह ढूंढ लेनी चाहिए जहाँ पर जाकर मैं आराम कर सकूं। पर तभी ये आगे बोलती है कि पर 1 मिनट, कोई भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट इस तरीके से छत पर नहीं जाता और जो इस दुनिया के आदमी है वे मेंटली और फिजिकली बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं और कुछ लोग तो हार मान कर अपने लाइफ से भी गिव अप कर देते हैं। कहीं ये मोटा बंदा भी तो छत पर से कूदने के लिए तो नहीं नजर रहा। और तभी ये यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि जाने दो, इससे मेरा क्या लेना देना। पर तभी ये अचानक से रुक जाती है और बोलते हैं कि आखिरकार मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है। ओ हाँ, अब मुझे याद है कि इस बॉडी के ओरिजिनल ऑनर का भी एक ऐसा ही फ्रेंड था जिसने कि इसी तरह छत पर से कूद कर अपनी जान दे दी थी। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं इस मोटे बंदे को बचाऊं? ठीक है, वैसे भी मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को फुलफिल करूंगी, तो ठीक है चलो मैं इसे भी बचा लेती हूँ। जिसके बाद ये भागते हुए ऊपर की ओर जाने लगती है और जाते हुए बोल रही होती कि बस सिर्फ इस बार के लिए। अब ये जैसे ही ऊपर जाती है ये अपने सामने देखती है कि जो लिनमो है वे दीवार के ऊपर खड़ा है। अब ये देखते ही ये अपने हाथ को आगे कर कर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है कि तभी से रियलाइज होता है कि अरे मेरे पास तो पावर ही नहीं है। हम दूसरी तरफ लिनमो को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ा होकर बोलता है कि वह कितनी ज्यादा ठंडी और अच्छी हवा है। चलो अब ठीक है, अब मुझे नीचे उतर कर खाना खा लेना चाहिए। कि तभी से एक आवाज आती है कि हे तुम वहीं पर रुक जाओ।
अब वे भागते हुए जाती है और मेन कैरेक्टर को पीछे से पकड़ लेती है। अब इससे मेन कैरेक्टर यहाँ पर हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। हम इसे देखते हैं जो कि मेन कैरेक्टर को उठा लेती है, पर क्योंकि मेन कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भारी होता है जिसकी वजह से ये इसे नहीं उठा पाती और नीचे गिर जाती है। अब नीचे गिरते ही इसके वजन से इसकी हड्डियां टूट जाती हैं, जिससे कि इसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। अब इसके बाद हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि इसके ऊपर बड़ी आसानी से बैठा हुआ होता है। ये बोलता है कि मैं इस बार यहाँ पर लापरवाह हो गया था जो कि रिस्पॉन्स नहीं कर पाया। फिर ये गुस्से में बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। इस पर ये चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो मुझे पूछना चाहिए कि आखिरकार तुम क्या कर रहे थे, तुम अभी वहाँ पर उसके ऊपर से कूदने वाले नहीं थे। और ये अपने मन में सोचती है कि भग ऐसा लगता है कि मेरी कुछ हड्डियां टूट गई हैं। ये मोटा इंसान सीधा ये मेरे ऊपर ही गिर गया। अब इन बातों को सुनकर मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि क्या मैं यहाँ से कूदने वाला था। ऐसा लगता है कि इसे यहाँ पर गलत फैमिली हो गई है और मैं भी यहाँ पर बेकार ही में गुस्सा हो गया। ये तो सिर्फ यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आई थी। अब इतना सोचते ही ये अपने सामने उस लड़की को देखता है जो कि यहाँ पर तड़प रही होती है। अब ये देखते ही ये आगे बढ़कर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अब ये लड़की भी मेन कैरेक्टर को देखती है और ये आगे बोलता है कि तुम्हारी इमेजिनेशन कुछ ज्यादा ही अजीब है और तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। मैं यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर से नहीं कूदने वाला था, मैं तो बस वहाँ पर खड़े होकर ताजी हवा ले रहा था। मेरा यहाँ पर कोई कूदने का इरादा नहीं था। और हाँ, एक और बात, मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब इस बात को सुनकर ये यहाँ पर शर्मा जाती है और अपने मन में बोलती है कि क्या, जिसके बाद ही ये मेन कैरेक्टर का हाथ दूर कर देती है और बोलती है कि यहाँ से निकल लो और आइंदा से मेरे सामने मत आना। अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है। अभी यहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि कितनी ज्यादा एरोगेंट लड़की है। इस लड़की को ये पता नहीं है कि इन हजारों सालों में ये पहली बार है कि मैंने किसी के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है, लेकिन तुम्हें ये नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। अब ये सब सोचते हुए ये यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम इसके क्लास को देखते हैं जहाँ पर ये वापस आ जाता है। अब ये जैसे ही यहाँ पर आता है, सॉन्ग इसे देखते हुए बोलते है कि आखिरकार तुम कहाँ चले गए थे। यू टैंग और उसके दोस्त तुम्हें ढूंढ रहे थे और उन्होंने तुमसे ये कहा है कि स्कूल के बाद तुम कहीं और मत चले जाना। अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तो जाओ और इसे खुद सॉल्व करो। अब इस बात को सुनकर ये कहती है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, नहीं तुम्हें भी स्कूल के बाद मेरे साथ उससे मिलने के लिए जाना होगा और ऊपर से वह तुम ही थे जिसने कि उसे गेम में हराया था। बस तुम्हें इस बार जाकर उससे गेम में हार जाना है, जिसके बाद वे तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी। अब इस बात को सुनकर लिनमो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। ये अपने मन में बोलता है कि आखिरकार मैं एक मॉडल से कैसे हार सकता हूँ, भले ही ये एक गेम है लेकिन मुझ जैसा एम्परर कभी भी हार नहीं मान सकता। अब इस बात को सुनकर सॉन्ग कहती है कि अगर तुम उससे हार ही जाओगे तो इससे क्या ही हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं है पर वे यू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है और हम लोग उसके सामने कुछ भी नहीं है, इसीलिए उसे नाराज ना करना ही हमारे लिए बेहतर होगा। अब इस बात को सुनकर ये कहता है कि ये तुम्हारी दिक्कत है क्योंकि तुमने ही खुद को इस प्रॉब्लम में डाला है। ये कहती है कि अरे यार तुम कितनी ज्यादा जिद्दी हो। ये बोलती है कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊं, तो ठीक है मैं तैयार हूँ। पर तब भी लिनमो मना कर देता है। अब इस बात को सुनकर ये यहाँ पर निराश हो जाती है और बोलती है कि लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। अब छुट्टी हो जाती है और मेन कैरेक्टर उठकर यहाँ से जाने लगता है। ये यहाँ से जाते हुए बोलता है कि माउंटेन पर जाने के बारे में मत भूलना। अब ये यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी इसे दोपहर वाली लड़की की याद आती है, जिसके बाद ये छत की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस लड़की की कुछ हड्डियां तोड़ दी थी, आई थिंक वे ठीक ही होगी। नहीं, एक मिनट, मॉर्टल लोग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, ये लोग बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं। मैंने उसकी हड्डियां तोड़ दी थी लेकिन अभी तक मैंने एक भी एम्बुलेंस की आवाज नहीं सुनी है, कहीं वे छत पर बेहोश तो नहीं ना हो गई। फिर ये यहाँ पर घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस दुनिया के लॉ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, अगर उस लड़की को कुछ भी यहाँ पर हो जाता है तो मुझे बहुत ही लंबी जेल हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे जल्दी से जाकर उसे चेक करना चाहिए। अब इतना सोचते ही ये छत की और तेजी से भागकर जाने लगता है। अब इसके बाद हम छत पर देखते हैं जहाँ पर वे लड़की अभी भी यहाँ पर पड़ी हुई होती है। यहाँ पर उठने की कोशिश करते हुए बोलती है कि डैम इट, ये मॉर्टल बॉडी तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। ये इतना कह ही रही होती है कि तब यहाँ पर एक तेज हवा चलती है जिससे कि यहाँ पर ये ठिठुर जाती है और बोलती है कि भाग, यहाँ पर कितनी ज्यादा ठंड भी है। तब ये अपने मन में सोचती है कि क्यों ना मैं यहाँ पर रोते हुए हेल्प मांगू और चिल्लाते हुए यहाँ पर किसी को बुलाऊं, लेकिन तभी ये खुद पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार मैं ये क्या सोच रही हूँ, मैं एक डीमन हूँ और मैं कभी भी किसी से हेल्प नहीं मांगती, इससे तो बेटर रहेगा कि मैं यहीं पर मर जाऊं। ये बोलती है कि सच में मुझे यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी हालत ऐसे हो गई है, कहा मैं अपने वर्ल्ड में इनविजिबल थी, सिर्फ वे एम्परर ही था जिसने कि मुझे थोड़ा मोड़ा चोट पहुंचाया था, लेकिन इस दुनिया में तो मुझे सिर्फ एक मोटा सा आदमी ही कुचल कर चला गया। ये सब सोच ही रही होती है कि तभी इसे पैरों की आवाज सुनाई देती है। अभी ये जैसे ही अपने सर को ऊपर कर देखती है, ये अपने सामने मेन कैरेक्टर को देखती है। अभी इसे देखते ही बोलती है कि आखिरकार तुम वापस क्यों आ गए। तभी मेन कैरेक्टर इसके सामने बैठ जाता है। अब ये देखती ही बोलती है कि हे, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हम मेन कैरेक्टर
कैरेक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने मन में सोचता है कि सच में ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है जिसने कि अभी तक अपनी मदद के लिए किसी को भी यहाँ पर नहीं बुलाया। अब ये सब सोचते हुए ये इसे टच करता है। अब इसके टच करते ही ये यहाँ पर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। तभी मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि सच में तुम्हारी हड्डियां तो यहाँ पर टूटी हुई हैं, तुम कितनी ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें कसरत करने की जरूरत है। इस बात को सुनकर ये कहती है कि मैं उस आदमी से तो ज्यादा ही वर्कआउट करती हूँ जो कि दूसरे के ऊपर चढ़कर उसकी हड्डियां तोड़ देता है। अब ये यहाँ पर इस पर ऐसे ही चिल्ला रही होती है कि तभी मेन कैरेक्टर अपने कोट का बटन खोलने लगता है। अब ये देखती है यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने की सोच रहे हो। कि तभी हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने कोट को इसके ऊपर रख देता है और बोलता है कि यहाँ पर बहुत ही तेज हवा चल रही है और वैसे भी तुम तो एक लेडी हो तो तुम आखिर क्यों ही डर रही हो। जिसके बाद ही मेन कैरेक्टर यहाँ पर उठकर कॉल लगाते हुए बोलता है कि तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक एम्बुलेंस को बुला देता हूँ। जिसके बाद हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं रहेगा। हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है और उस लड़की को यहाँ पर उठाकर ले जाया जा रहा होता है। अब इसे देखकर सभी लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं जिससे कि यहाँ पर शर्मिंदा हो रही होती है और बोलती है कि मैं इस बात को कभी भी नहीं भूल पाऊंगी, सच में मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है। अब हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ लिनमो भी अपने घर पर आ गया होता है। अब ये जैसे ही घर के अंदर आता है इसका कजन इस पर चिल्लाते हुए कहता है कि लिनमो तुम मुझे बताओ, मैं तुमसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि आखिरकार ये युटेंग तुमसे क्या चाहती है। तो इस पर लिनमो इसे कहता है कि मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगा कि ये सभी बकवास है। अब इस बात को सुनकर ये मुंह बनाते हुए बोलता है कि ये मोटा सच में ये तो धीरे धीरे कर बहुत ही ज्यादा तेज होते जा रहा है। और तभी ये फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी तुम्हारे साथ कुछ करना चाहेगा, मोटे जरूर तुमने युटेंग को उकसाया होगा, तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम हमारे परिवार के लिए परेशानी खड़ी ना करो। पर तभी हम लिनमो को देखते हैं जो कि इसे यहाँ पर इग्नोर कर जाने लगता है। अब ये यहाँ से चुपचाप जा ही रहा होता है कि तभी वे पीछे से फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि मोटे लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही चर्बी आ गई है, मैं अपनी माँ से कहूंगा कि तुम्हें इस घर से निकाल दे। अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है कि अपनी औकात में रहो, तुम भूल रहे हो कि ये मेरा घर था। अब इस बात को सुनकर इस बंदे को गुस्सा आ जाता है और ये मेन कैरेक्टर को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर लिनमो यहाँ पर इसका हाथ बड़े ही आसानी से पकड़ लेता है और पकड़ते ही इस बंदे को दर्द होने लगता है। ये रोते हुए बोलता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। अब ये देखकर मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि आखिर देखो तो इसे मुझसे भी ज्यादा कमजोर है, पर उसके बाद भी ये मुझे मारना चाहता था। तभी ये इसे साइड में फेंक देता है जिसके बाद ये जमीन पर गिर के रोने लगता है। अभी यहाँ से भागते हुए ऊपर जाने लगता है और रोते हुए बोलता है कि डैड लिनमो मुझे मार रहा है। अब इसका डैड भी यहाँ पर आ जाता है और नीचे आते ही चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मोटे इंसान, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को परेशान करने की। और इतना कहकर ये भी मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर मेन कैरेक्टर इसका भी हाथ बड़े ही आसानी से पकड़ लेता है। अब वे बंदा ये देखकर यहाँ पर हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या सच में तुमने मेरा हाथ यहाँ पर पकड़ लिया। तभी मेन कैरेक्टर इसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ कि मुझसे पंगा ना ही लो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अब इस बात को सुनकर ये मेन कैरेक्टर पर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब इसके बाद ही अपनी बीवी को आवाज लगाने लगता है और कहता है कि देखो लिनमो मुझे और तुम्हारे बेटे को परेशान कर रहा है। अब इसकी आवाज सुनकर इसकी बीवी यहाँ पर आती है और आती ही चिल्लाती है और कहती है कि आप चुप हो जाओ। अब इस बात को सुनकर ये दोनों यहाँ पर बिल्कुल चुप हो जाते हैं। अब इसके बाद ये जाकर लिनमो के सामने खड़ी हो जाती है जहाँ पर ये और लिनमो फिर एक दूसरे को घूरने लगते हैं। अब ये देखकर ये अपने मन में सोचती है कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। तभी ये बोलती है कि तुम्हारे बड़ों ने कुछ भी किया हो पर ये तुम्हारी ही गलती है, जल्दी से जाओ और अपने कजन और अपने अंकल से माफी मांगो। अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर मुस्कुराने लगता है और अपने मन में सोचता है कि लिली तुम वे पहली पर्सन हो जिसने कि इस एम्परर को किसी से माफी मांगने को कहा है। तभी हम देखते हैं कि इसे इग्नोर कर आगे जाने लगता है और इसके बगल से जाते हुए कहता है कि माफी वही मांगते हैं जिसने की गलती किया हो और मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। अब इस बात को सुनकर इसकी आंटी कहती है कि अगर तुम यहाँ पर माफी नहीं मांगोगे तो इस हॉलीडे में तुम्हें पॉकेट मनी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। पर हम लिनमो को देखते हैं जो कि इस बात को इग्नोर कर यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद ये अपने कमरे में आ जाता है। अब ये कमरे में आते ही अपने मन में सोचता है कि पैसे जरूर मेरे पास कुछ पैसे तो होंगे, पर जैसे ही ये चारों तरफ चेक करता है इसे एक भी रुपया नहीं मिलता है। अब इससे ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है कि पैसे ये ऐसी चीज है जिसकी कि मुझे भी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जब मैं वूजी माउंटेन पर जाऊंगा तब मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे तो आखिरकार मैं क्या खाऊंगा। देख के ऐसा लगता है कि मुझे भी अब पैसे कमाने की जरूरत है। अब ये जाकर अपने बेड पर बैठ जाता है और बोलता है कि आखिरकार मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ। मेरे पास यहाँ मेरे कुछ कपड़े हैं, चलो उसे बेच कर देखता हूँ, शायद उससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएं। अब इतना कहते ही अपने पीसी को ऑन कर लेता है और इसमें सर्च करते हुए बोलता है कि चलो इसमें अपने कपड़े बेच के देखते हैं, शायद ये यहाँ पर सेल हो जाए और मुझे कुछ पैसे मिल जाएं। अब ये जैसे ही वेबसाइट खोलता है ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या मुझे इतनी जल्दी बायर्स मिल गए। और जो खरीदने वाले होते हैं यहाँ पर
पूछ रहे होते हैं कि क्या ये ओरिजिनल है और दूसरी बोल रही होती है कि क्या इसमें कोई स्पेशल स्मेल है। मतलब यहाँ पर इसे बहुत सारी ठड़की लड़कियां मिल गई होती हैं। अब इन सभी मैसेज को पढ़कर मेन कैरेक्टर यहाँ पर गिर जाता है और ये अपने मन में सोचता है कि मुझे तो डीमंस का भी सामना करने में इतना ज्यादा डर नहीं लगा था, पर इन लड़कियों का मैसेज पढ़कर मेरे यहाँ पर पसीने छूट गए हैं। वैसे छोड़ो, मुझे यहाँ पर पैसों की जरूरत हो तो मैं अपने कपड़े इन्हें बेच ही देता हूँ। अभी यहाँ पर अपने शर्ट को खोलते हुए बोलता है कि आखिरकार पैसे जैसी चीज मुझ जैसे एम्परर को कैसे दबा सकती है। चलो यहाँ पर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेता हूँ ताकि मेरी पावर मुझे वापस मिल सके। मुझे बस इस बॉडी को स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लायक बनाना होगा और जब ये स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगेगी तो मुझे पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद हमें 3 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये कसरत कर बहुत ही ज्यादा थक गया होता है। ये यहाँ पर हाँफते हुए बोलता है कि सच में ये बॉडी कितनी ज्यादा मोटी है। मैंने यहाँ पर बस कुछ ही देर तक एक्सरसाइज किया पर इतनी ही देर में मैं पूरी तरीके से थक गया। ये सब कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से इसका फोन बजने लगता है। अब ये फोन उठाकर बोलता है कि हाँ बोलो। फोन की दूसरी तरफ सॉन्ग होती है। वे बोलती है कि हे लिनमो, मैंने तुम्हें पहले मैसेज किया था पर तुमने उसका रिप्लाई नहीं दिया। लिनमो बोलता है कि ये सब छोड़ो, तुम बताओ कि क्या काम है। इस पर ये बोलती है कि कुछ नहीं, बस कल हम भूजी माउंटेन को चढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो इस पर लिनमो बोलता है कि तो इसमें क्या गलत हो गया। तो इस पर ये बताती है कि मेरे दोस्तों ने मुझे ये पहले नहीं बताया कि इस बार तुम्हारा कजन और यान हुई भी हमारे साथ आ रहे हैं, नहीं तो मैं किसी और दिन तुम्हें अकेले ले जाती वहाँ पर। अगर तुम और वे लोग साथ में जाएंगे तो वे लोग सारे रास्ते तुम्हारी बेइज्जती ही करते रहेंगे। इस बात को सुनकर ये अपने मन में कहता है कि आखिरकार एक एम्परर को इन बातों की कब से चिंता होने लगी। ये बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, बस कल तुम मुझे पिकअप कर लेना। तो इस पर सॉन्ग बोलती है तो ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो कल बस तुम्हारे घर के सामने आएगी, तो लेट मत होना। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिनमो सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आया होता है। तभी इसका कजन इसे देखता है और बोलता है कि आखिरकार आज तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए। मुझसे ये मत कहना कि यान हुई ने तुमसे भी बाहर चलने के लिए पूछा है। हम लिनमो को देखते हैं जो कि इसकी बात चुपचाप सुनता है, जिसके बाद ये बैठकर खाने लगता है। अब ये देखकर इसका कजन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहा। कि तभी हम बाहर देखते हैं जहाँ पर बस आ जाती है। अब बस की आवाज सुनती ही यहाँ से उठता है और बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम यहीं पर ऐसे ही खाते रहो। अब ये जैसे ही बाहर जाता है हम बाहर यान हुई को देखते हैं जो कि इसे आवाज देते हुए कहती है कि हाँ यहाँ पर आ जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। तभी हम इसे देखते हैं जो कि तुरंत ही उसके पास जाकर बोलता है कि जल्दी यहाँ से चलो। ये पूछती है कि आखिरकार क्या हुआ। ये बोलता है कि कुछ नहीं, बस तुम यहाँ से जल्दी चलो। अब इसके बाद ये दोनों बस में आकर बैठ जाते हैं। अब ये इसे बताता है क्योंकि तुमने लिनमो को डंप कर दिया था तो इसीलिए अब वे उसका सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रहा है। कल रात को उसने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसने मेरे फादर से भी झगड़ा किया। तो इस पर ये बोलती है तो क्या तुम ठीक हो। अब इस बात को बाकी सभी लड़कियां भी सुन रही होती हैं और बोलती है कि सच में लिनमो कितना ही ज्यादा बुरा इंसान है। तभी यानहुई कहती है कि बस इतना ही रीजन काफी है, हम उसे वुजॉन माउंटेन नहीं ले जाएंगे। तभी एक और लड़की कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। कि तभी सॉन्ग यहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि मुझे माफ कर देना, पर मैंने उसे वादा कर दिया है और चाहे कुछ भी हो जाए वे हमारे साथ जरूर जाएगा। अब इस बात को सुनकर सभी लोग यहाँ पर चौंक जाते हैं और वही लड़की कहती है कि पर क्यों, वे तो बहुत ही ज्यादा मोटा है, तो आखिर तुमने उससे वादा क्यों किया, और ऊपर से तो वे माउंटेन को चढ़ भी नहीं पाएगा। तो इस पर ये कहती है तो क्या हो गया, हम धीरे धीरे कर माउंटेन को चढ़ेंगे और ऊपर से हम सभी क्लासमेट्स ही हैं, तो तुम ऐसा भी मत बोलो। तो इस पर ये बोलती है ठीक है, आज के लिए तुम हमारी बॉस हो तो हम इस बात को मान लेते हैं। अब इसके बाद हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि बोलती है कि सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे उम्मीद नहीं था कि वे यान हुई के आने के बाद भी यहाँ पर आएगा है। छोड़ो, अब हम क्या ही कर सकते हैं, जब वे आ ही रहा है तो उसे आने दो। अब इसकी इतना कहती है हम लिनमो को देखते हैं जो कि भी बस में आ जाता है। अब लिनमो को देखते ही सभी लोग यहाँ पर अपने बगल वाले सीटों को कवर करने लगते हैं ताकि ये उसके बगल में आकर ना बैठ जाए। अब ये देखकर लिनमो चुपचाप पीछे की ओर जा रहा होता है कि तभी यानी हुई इसका रास्ता रोक देती है और इस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि बताओ कि आखिरकार तुमने कल जुआनू को धक्का क्यों दिया था। हम लिजुआन को देखते हैं जो कि कोने में बैठकर डर रहा होता है। अब ये देखकर लिनमो अपने मन में कहता है वो अच्छा, ये यहाँ पर इस लड़के के सामने हीरो बनने की एक्टिंग कर रही है जो कि यहाँ पर एक अबला लड़के को बचाएगा। कि तभी हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि पीछे से आकर यान हुई के कंधे पर हाथ रख देती है और बोलती है कि जरूर उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। लिनमो इतना भी ज्यादा रूड बंदा नहीं है, वैसे लिनमो जाकर तुम मेरी बगल वाली सीट में बैठ जाओ, वहाँ से तुम्हें एक अच्छा नजारा दिखेगा। अब इसके बाद ये भी जाकर वहाँ पर बैठ जाता है और तभी ये बोलती है तो ड्राइवर जल्दी से गाड़ी चलाओ, अब हमें नेक्स्ट स्टॉप पर भी जाना है। अब बस यहाँ से चलने लगती है कि तभी हम बस के बगल में एक सुपर बाइक को देखते हैं जिससे कि एक लड़की इस बस का पीछा कर रही होती है। तभी लिनमो बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि मैं उस जगह पर डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा। कि तभी इसकी नजर भी इस बाइक वाली पर चली जाती है और वे बाइक वाली भी लिनमो को देख लेती है और तभी ये अचानक से अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है और जाकर सीधे
अपने बाइक को बस के सामने रोक देती है। अब इसे सामने देखते ही बस वाला भी झट से ब्रेक लगा देता है, जिससे कि सभी लोग अंदर सीटों से टकराने लगते हैं। अब बस यहाँ पर रुक जाती है, जिसे रुक कर देख कर ये बस की तरफ जाने लगती है। अब बस की ड्राइवर इस पर चिल्लाते हुए कहती है कि हे आखिरकार तुम इस तरीके से ड्राइव क्यों कर रही हो। तभी हम इसे देखते हैं जो कि अपना हेलमेट को उतारती है। अब इसे देखते ही यहाँ पर जितने लड़के होते हैं वे पागल हो जाते हैं और बोलते हैं कि वाह देखो तो आखिरकार वे कितनी ज्यादा सुंदर है। तभी एक बोलता है कि अरे ये तो यू टैंग है। अब इसे देखते ही सॉन्ग यहाँ पर घबरा जाती है और बोलती है कि अब मुझसे ये मत कहना कि तुम लिनमो के पीछे पीछे यहाँ तक आ गई हो, बस तुमने एक गेम को ही तो हारा है, तो इतना ज्यादा सीरियस होने की क्या बात है। कि तभी सभी लोग इसकी तारीफ करने लगते हैं और बोलती है कि सॉन्ग तुम तो बहुत ही ज्यादा कमाल की हो, तुमने तो यू टैंग को भी यहाँ पर कॉल कर बुला लिया। और तभी एक और बोलता है कि क्या ये भी हमारे साथ चलने वाली है। ये बोलती है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उससे पूछ कर आती हूँ। ये उसके पास जाकर पूछते है कि यू टैंग आखिरकार क्या हो गया, तुम अचानक से यहाँ पर क्यों आ गई। इस पर वे बोलती है कि मैं यहाँ पर उस मोटे आदमी को ढूंढने के लिए आई हूँ। जिसके बाद ये लिनमो के पास आ जाती है और बोलती है कि अगर तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा मोटा नहीं होता तो मैंने तो तुम्हें मिस ही कर दिया था। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे होते हैं वे सभी हंसने लगते हैं। तभी आगे बोलती है कि तुम वुजू माउंटेन मत जाओ, तुम अभी मेरे साथ इंटरनेट कैफे चलो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारा पैचअप करवा दूंगी जिसने की तुम्हें छोड़ दिया था। अब इस बात को सुनते ही इसकी एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ पर चौंक जाती है। तभी इस पर लिनमो कहता है कि क्या तुम मुझे इस तरीके से परेशान करना बंद कर सकती हो। अब इस बात को सुनते ही पूरे बस में शांति सी छा जाती है कि आखिरकार इसने क्या कह दिया। और यू टैंग को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है और बोलती है कि क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, और अपने मन में सोचती है कि अगर ये गेम के लिए नहीं होता तो मैं तुम जैसे मोटे बंदे से बात भी ना करती। तभी ये बोलती है कि बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे फाइट करने वाले हो या नहीं। कि तभी लिनमो की नजर इसके गले के एक लॉकेट पर चली जाती है। उस लॉकेट के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। ये बोलता है कि जरूर ये किसी कल्टीवेटर के हाथ से आया है, भले ही इससे अभी बहुत ही ज्यादा लो स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है, पर अभी के लिए ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। और ये अपने मन में सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में भी कल्टीवेटर है। तभी यू टैंग कहते हैं कि आखिर तुम इस तरीके से क्या घूर रहे हो, जल्दी बताओ कि क्या तुम मुझसे लड़ने वाले हो या नहीं। इस पर ये बोलता है कि मैं अपनी क्लाइंबिंग को कंप्लीट करने के बाद तुमसे फाइट करूंगा, और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है कि चलो क्या मैं इस लॉकेट के जरिए उस दुनिया के कल्टीवेटर के बारे में पता लगा सकता हूँ या नहीं। तभी सॉन्ग यहाँ पर आते हुए कहती है कि सीनियर क्यों ना तुम हमारे साथ पहाड़ पर चलो, हमारा गोल पहाड़ की चोटी तक पहुँचना है। अब इसका साथ देते हुए बाकी सब भी कहने लगते हैं कि हाँ सिस्टर चलो ना हमारे साथ। तभी यू टैंग लिनमो की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या सच में तुम वुजी माउंटेन के टॉप तक चढ़ भी पाओगे। अब इस बात को सुनते ही सभी लोग यहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं। और तभी एक लड़की कहती है कि सिस्टर यू टैंग क्यों ना आप हमारे साथ चलो इस चीज को देखने के लिए। तभी हम इसे देखते हैं जो कि जाकर लिनमो के बगल में बैठ जाती है और बोलती है कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर सभी लोग ग्रुप में हैं, तो इसीलिए मैं तुम्हारे बगल में बैठ जाती हूँ। तो ठीक है अब चलो चले, और मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम जैसा मोटा आदमी उस पहाड़ को कैसे चढ़ता है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो कि यू टैंग के पास आता है और बोलता है कि सिस्टर क्या तुम्हारी जगह कुछ ज्यादा ही क्राउडेड नहीं है, मेरे बगल में अभी भी एक आदमी की जगह खाली है, आप आकर वहाँ पर बैठ सकती हैं। यू टैंग इस पर कहती है कि फुट लो, और बोलती है कि मेरी बाइक किस जगह पर लगी हुई है तो आकर इसे उठा लेना। और हम उस बंदे को देखते हैं जो कि रोते हुए यहाँ से चला जाता है। फोन को काटने के बाद ये लिनमो से बोलती है कि क्या तुम्हारे पास भी मोबाइल है, चलो हम लोग अभी ही उस गेम को खेलते हैं। पर हम यहाँ पर लिनमो को देखते हैं जहाँ उसकी सीधी नजर उस लॉकेट पर होती है। तभी यू टैंग बोलती है कि सच में तुम कितने ज्यादा मोटे हो, अच्छा होगा कि तुम्हारे पास कुछ स्किल्स हो, वरना हारने के बाद तुम मेरे नौकर बन जाओगे। तभी यहाँ पर एक और लड़का बोलता है कि सिस्टर क्या तुम मेरे साथ भी खेलना चाहोगी। तो इस पर ये फिर से कहती है कि फुट लो। अब इससे वे बंदा भी पूरी तरीके से डर जाता है। अब इसके बाद सभी लोग लीजुआन से बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या सच में लिनमो गेम खेलने में इतना ज्यादा अच्छा है, जो कि यू टैंग ये चाहती है कि वे इसके साथ गेम खेले। दूसरा बंदा भी कहता है कि हाँ क्यों। अब इस बात को सुनकर ये कहता है कि मुझसे मत पूछे, मुझे इसके बारे में नहीं पता। अब इसके बाद ये गुस्से में बाहर देखते हुए कहता है कि मुझे भी यही जानना है कि आखिरकार क्यों वे उस मोटे इंसान के साथ गेम खेलना चाहती है। सच में ये मोटा इंसान मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। अब इसके बाद हम गेम का सीन देखते हैं जहाँ पर लिनमो और यू टैंग भाग रहे होते हैं। यू टैंग लिनमो को देखते हुए कहती है कि ओ तुम यहाँ पर मुझसे गैप बनाना चाहते हो, लगता है कि इस बार तुम यहाँ पर कुछ अच्छा कर रहे हो। कि तभी अचानक हम लिनमो को देखते हैं जो कि अपनी तलवार से इस पर निशाना लगाने लगता है। अब ये देखकर ये बोलती है कि नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी हाई स्पीड में मूव करते हुए मुझे हिट करना चाहता है। कि तभी हम देखते हैं कि लिनमो का निशाना एकदम परफेक्ट लग जाता है और ये यहाँ पर मारी जाती है। अब ये देखकर यू टैंग का यहाँ पर मुंह बन जाता है और अपने मन में सोच रही होती है कि क्या सच में इसने मुझे फिर से हिट कर दिया। कि तभी लिनमो इससे कहता है कि तुम यहाँ पर हार गई। ये कहती है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, तुम इतने ज्यादा परफेक्ट कैसे हो सकते हो। अब इस बात को सुनकर लिनमो यहाँ पर इसे गेमिंग का ज्ञान देने
लगता है, जो सुनने के बाद ये बोलती है कि सच में ये तो एक जीनियस है, मुझसे भी एक बड़ा जीनियस। और वहीं पर हम लिनमो को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं इसे कैसे बताऊं कि मैंने यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से इसको हिट किया था। तभी ये बोलती है कि अब तुम मुझसे जीत चुके हो तो तुमने मुझसे एक वादा लिया था, तो बताओ आखिरकार वे क्या है। तो इस पर यह बोलता है कि मुझे $10,000 ट्रांसफर कर दो। अब इस बात को सुनकर यह कहते हैं कि क्या इतनी छोटी सी चीज, अगर तुम मुझे कहो तो मैं तुम्हें हर महीने पैसे दे सकती हूँ या फिर तुम्हारी उस पुरानी गर्लफ्रेंड से पैचअप करा सकती हूँ, अगर तुम मुझे इस चीज का प्रॉमिस करते हो कि तुम मेरे फ्यूचर में स्पैरिंग पार्टनर बनोगे। तो इस पर यह बोलता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस तुम यहाँ पर मेरे पैसे दे दो। और ये अपना QR इसके सामने कर देता है। अब इसे यहाँ पर गुस्सा होते हुए इसके मोबाइल को ले लेती है, जिसके बाद अपने फोन को निकाल कर इसके बैंक में पैसे भेज देती है। जिसके बाद ये इसके मोबाइल को फेंकते हुए बोलती है कि लो, मैंने तुम्हारे बैंक में पैसे भेज दिया है और साथ ही में मैंने अपना नंबर भी सेव कर दिया है। पर देखो, मैंने तुम्हें अपना नंबर दे दिया है तो ऐसा नहीं है कि तुम मुझे बार बार फोन करना और मेरे नंबर को किसी और को देने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अब इन बातों को सुनकर मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैं एक एम्परर हूँ, लेकिन मैं इस औरत के आधा भी एरोगेंट नहीं हूँ। तभी हम यूटैंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर उड़ जाती है और बोलती है कि सच में यहाँ पर कितनी कम जगह है। अब इसके बाद ये सीधा यानहुई के पास पहुंच जाती है और बोलती है कि जाकर तुम मेरी जगह पर बैठो। अब इस बात को सुनकर यानहुई को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने मन में कहती है कि मैंने किसी तरह से जाओ के बगल में बैठने का मैनेज किया था, पर इस कमीने को तो देखो जो कि आकर सीधा मुझे उस मोटे बंदे के बगल में बैठने को कह रही है। वे भी सभी लोगों के सामने ये खड़ी होकर इसे गुस्से में देखने लगती है, पर इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये इसके साथ कुछ कर दे। तभी यूटैंग बोलती है कि जल्दी करो। अब इस बात को सुनकर ये बोलती है कि सच में मैं यहाँ पर सभी लोगों के सामने ये नहीं करना चाहती, लेकिन अगर मैं यहाँ पर यूटैंग को ऑफेंड कर देती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा, इसीलिए यहाँ पर मैं इसे ऑफेंड भी नहीं करना चाहती। कि तभी पीछे से जुआन कहता है कि यानहुई, मुझे लगता है कि लिनमो तुमसे कुछ बात करना चाहता है, इसीलिए शायद तुम्हें उसके पास चल ही जाना चाहिए। अब इस बात को सुनकर ये अपने मन में कहती है कि चलो, जुआन ने मेरे लिए यहाँ पर एक रास्ता बना दिया है। अब इसके बाद ये यहाँ से जाने लगती है और वहीं पर यूटैंग जो होती है वे जाकर इसके सीट पर बैठ जाती है। अब हम जुआंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। ये अपने मन में सोच रहा होता है कि सच में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ, मुझे यहाँ पर यूटैंग के साथ बैठने का मौका मिल रहा है, चलो मेरे पास ये एक अच्छा मौका है। जिसके बाद ये खांसते हुए बोलता है कि मेरा नाम लिन जुआन है, आखिरकार तुम खाली वक्त में क्या करना पसंद करती हो? तुम्हें नहीं पता है कि पर मैं भी एक बहुत ही अच्छा प्लेयर हूँ, क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना पसंद करोगी? पर इस पर यूटैंग कहती है कि चुप हो जाओ। जिसके बाद ये अपने फोन को निकाल कर चलाने लगती है और अपने मन में कहती है कि अगर मुझे पता होता है कि इतना ज्यादा शोर मचाता है और इसके अंदर से इतनी तेज परफ्यूम की सेंट आती है तो मैं यहाँ पर आकर इसके बगल में कभी नहीं बैठती, मैं तो उस मोटे आदमी के साथ ही बैठती। पर ठीक है, चलो, मुझे यहाँ पर ज्यादा स्पेस मिल रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग वहाँ पर पहुँच गए होते हैं जहाँ पर इन्हें जाना होता है। अब सभी बच्चे यहाँ पर बस से उतर जाते हैं और सामने देखते हुए कहते हैं कि आखिर देखो तो ये माउंटेन कितना ज्यादा बड़ा है। तभी एक और लड़का कहता है कि आखिरकार हम इतनी ऊंचे माउंटेन पर कैसे चढ़ेंगे? तभी एक और लड़का एक लड़की से कहता है कि प्लीज पूरे रास्ते मेरे साथ चलना, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। तो इस पर ये लड़की कहती है कि हाँ जरूर। अब ये बाकी सब लड़कियों को थम्स अप करती है। इन सभी लड़कियों का यहाँ पर प्लान होता है कि जब सभी लड़के थक जाएंगे तो ये सभी उन सभी को अपने कंधे पर उठाकर ऊपर ले जाएंगे, जिससे कि हम सभी के बीच में एक अच्छा रिश्ता बन जाएगा। कि तभी हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहते हैं कि सभी लोग मेरे पीछे आओ, कोई भी पीछे मत रह जाना। अब हम आधे घंटे बाद देखते हैं जहाँ सभी लड़के थके हुए होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मेरे पैर में तो दर्द हो गया। दूसरा भी बोलता है कि हाँ, मेरे भी पता नहीं मैं यहाँ पर क्यों आ गया। अब ये देखकर लिनमो अपने मन में कहता है कि ये सभी तो मुझसे भी ज्यादा कमजोर हैं। ये यहाँ पर आगे बढ़ते हुए बोलता है कि छोड़ो, इससे मुझे क्या, मुझे जल्दी से टॉप पर पहुंचना चाहिए। अब इसके यहाँ से जाती है, हम पीछे बहुत सारी लड़कियों को देखते हैं जो कि उन लड़कों के पास जाते हुए कहती है, ये कहती है कि तुम चिंता क्यों करते हैं, लाओ मैं तुम्हारे सामान को उठा लेती हूँ। और वहीं पर पीछे वाली कहती है कि चलो, अगर तुम नहीं चल सकते हो तो मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठा लेती हूँ। हम देखते हैं कि ये सब सॉन्ग देख रही होती है और अपने मन में कहती है कि लिनमो की तो परवाह करने वाला कोई भी नहीं है, सच में ये तो उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ और मैं यहाँ पर उसकी मदद भी नहीं कर सकती, वरना सब कोई मुझे उसके साथ ही समझेंगे। अब इसके बाद 20 मिनट बीत जाते हैं और हम लिनमो को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थक गया होता है। ये अपने मन में कहता है कि सच में मैं कितनी जल्दी थक गया, और उन सभी को तो देखो, पहले वे कितने ज्यादा थके हुए लग रहे थे पर वे सभी मुझसे आगे निकल गए। तभी हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि लिनमो को देखती है और अपने मन में बोलती है कि सच में लिनमो इसके लिए नहीं बना है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वे इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहा है, पर आखिरकार मैं वही हूँ जिसने क्यों से यहाँ पर लाया है, तो इसीलिए चुपचाप मैं यहाँ पर खड़े होकर उसे इस हालत में नहीं देख सकती। अब ये लिनमो के पास पहुंच जाती है और बोलती है कि लिनमो, क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए? पर लिनमो इस पर कहता है कि नहीं, मुझे मदद नहीं चाहिए, तुम आगे जाओ और इस पहाड़ को चढ़ो, मैं खुद ही अकेले ये कर सकता हूँ। ये यहाँ
पर अकेले आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। एक एम्परर बनने के लिए मैंने कितना कष्ट सहा है, तुम इंसान उसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। और यहीं पर हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि इसे ऊपर चढ़ते हुए देख रही होती है। ये बोलती है कि यानहोई ने तुम्हें डंप कर दिया और दूसरे लड़के के साथ घूमना स्टार्ट कर दिया, तो इसीलिए तुमने खुद को चोट पहुंचाना स्टार्ट कर दिया ना। अब इसके बाद ये तुरंत ही मेन कैरेक्टर के पास जाते हुए कहती है, तो ठीक है, अगर तुम यही कहना चाहते हो कि मैं आगे जाऊँ तो मैं आगे चली जाती हूँ और हम सभी ऊपर में तुम्हारा वेट करेंगे। तो इस पर ये भी कहता है, हाँ ठीक है। अब ये जैसे जैसे कर ऊपर चढ़ रहा होता है, सभी लोग इसे देखकर कहते हैं कि देखो तो इस मोटे आदमी को इसने आधा रास्ता पार कर लिया है, सच में ये तो काफी ही ज्यादा ताकतवर है। अब यहाँ पर ऐसे ही ऊपर जा रहा होता है कि तभी अपने सामने देखता है जहाँ पर सभी बच्चे वापस नीचे आ रहे होते हैं। वे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैं तो बहुत ही ज्यादा थक गया, चलो वापस से जल्दी नीचे चलते हैं। अब ये सभी ऐसे ही बात करते हुए नीचे आ रहे होते हैं कि तभी इतने में एक लड़की का ध्यान हमारे मेन कैरेक्टर पर जाता है और वे इसे देखकर चौंक जाती है और बोलती है कि ओ माय गॉड लिनमो, तुम तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो जो कि अकेले ही इतनी ऊपर तक आ गए। दूसरी भी कहती है कि हाँ ये बाकी सभी लड़कों से अलग है जो कि सिर्फ नखड़े करते और उन्हें कुछ भी करना नहीं आता। कि तभी सॉन्ग बोलती है कि चलो वापस चलते हैं, वैसे भी हम लोग बहुत ही ज्यादा ऊपर आ गए हैं, चलो चलकर रेस्टोरेंट में खाना खाएं। कि तभी इस पर लिनमो कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं ऊपर जाकर यहाँ का नजारा देखना चाहता हूँ। और इतना कहकर ये यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है। अब ये देखकर सॉन्ग इस पर चिल्लाना शुरू कर देती है और बोलती है कि क्या तुम अभी भी बहादुर बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना। कि तभी यानहोई इसे रोकते हुए बोलती है कि आखिरकार तुम उसे क्यों रोक रही हो, अगर वे अकेले ऊपर जाना चाहता है तो उसे जाने दो। अब इसके बाद 20 मिनट बीत जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर टॉप पर आ जाता है। ये सामने देखते हुए कहता है कि फाइनली मैं टॉप पर पहुंच ही गया। और यहीं पर हम बगल में यू टैंग को देखते हैं जो कि इसे ऊपर में देखकर चौंक जाती है और बोलती है कि सच में ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है जो कि ये मोटा आदमी अकेले ही अपने दम पर इतनी ऊपर तक आ गया, पर इसके साथ ये काफी ज्यादा बुरा हुआ कि इसके साथ यहाँ पर इसके साथ ऊपर नहीं आए। अब इसके बाद हम लिनमो को देखते हैं जो कि पहाड़ी की चोटी पे जाकर ताजी हवाओं का मजा ले रहा होता है। ये बोलता है कि सच में यहाँ पर तो स्पिरिचुअल एनर्जी है, हालांकि ये बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन तब भी इससे मेरी ट्रेनिंग तो स्टार्ट हो ही सकती है। शायद से मैं तुमसे जीत गया हूँ डेमन लॉर्ड, अगर मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ तो चाहे कितना भी वक्त लगे, मुझे यकीन है कि मैं वापस से टॉप पर जरूर पहुंच जाऊंगा। ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी यू टैंग आकर इसके कंधे पर हाथ रख देती है और बोलती है कि हे आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इस पर लिनमो बोलता है कि मैं यहाँ पर नजारे देख रहा हूँ। अब इस बात को सुनकर ये अपने मन में सोचती है कि सच में ये मोटा आदमी बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, इसका मोटा फेस तो हमेशा सीरियस ही रहता है। और यहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये लड़की कितनी ज्यादा बोरिंग है। कि तभी यू टैंग बोलती है कि हे मोटे, मैंने इस जगह को खरीद लिया है तो तुम नीचे जा सकते हो। अब इस बात को सुनकर ये अपने मन में कहता है कि ये लड़की ये कहता है कि मैं अब और भी ज्यादा नहीं चल सकता, तो क्यों ना तुम मुझे उठाकर नीचे छोड़ाओ। अब इस बात को सुनकर ये यहाँ पर हैरान हो जाते और बोलती है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें उठाऊं। ये बोलती है कि छोड़ो, आज के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर रहने देती हूँ और इसके तरफ खाने के लिए कुछ फेंक देती है। ये यहाँ से जाते हुए बोलती है कि सच में मैं तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बोर हो गई, देखो अगर कल से तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें मेरा कंपेनियन बनना होगा। अब इतना कहकर ये यहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद मेन कैरेक्टर उसके दिए गए खाने को खा लेता है। अब इसे खा लेने के बाद ये यहाँ पर बैठकर अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। अब इसके बाद हमें रात में एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सॉन्ग लिनमो से बात कर रही होती है और वे बोलती है कि क्या तुम नहीं जा रहे हो। लिनमो, सच में तुम श्योर तो हो ना कि तुम हमारे साथ वापस नहीं जाओगे। लिनमो कहता है कि हाँ मैं नहीं जा रहा हूँ। ये कहता है कि मुझे ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, इसीलिए मैं कुछ दिन और यहीं पर रुकूंगा। इस पर सॉन्ग बोलती है तो ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा ही करो, और इसके अलावा अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे फोन कर सकते हो। तो इस पर ये कहता है ठीक है। अब इसके बाद ये अपनी आंटी को भी फोन कर बता देता है। अब ये बात करने के बाद अपने कमरे को बुक करने के लिए जाता है। ये बोलता है कि आखिर 2 महीने के लिए कितना लगेगा, जिस पर होटल वाला बताता है कि 8,000 युआन। लिनमो बोलता है तो ठीक है बुक कर दो, और ये बुक कर लेता है। अब ये इन 2 महीनों में अपनी ट्रेनिंग को करने लगता है। ये हर दिन सीढ़ियों को चढ़कर माउंटेन के ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद वहाँ पर मेडिटेशन करता है, और जिसके बाद घर में आकर वापस से वर्कआउट भी करता है। अब ऐसा करते हुए इसके 2 महीने बीत जाते हैं। हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि यहाँ पर इसे लेने के लिए आई होती है। ये फोन करते हुए बोलती है कि लिनमो मैं यहाँ पर आ गई और मैं लगभग पहुँचने ही वाली हूँ, क्या तुमने अपने कपड़ों को पैक कर लिया ना। लिनमो बोलता है कि हाँ मैंने कर लिया, और तुम यहाँ पर मुझे लेने के लिए आई इसके लिए शुक्रिया। तो इस पर ये बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम वैसे भी मेरे टेबल कंपेनियन हो, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें पिकअप करूँ। अब इतना कहकर ये फोन काट देती है और बोलती है कि तुम गधे लिनमो, मैं ये पूरी वेकेशन तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से यू टैंग ने मुझे बहुत ही ज्यादा सुनाया, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हें सीधे यू टैंग के पास पहुँचा दूँ। अब इसके बाद हम लिनमो को देखते हैं जहाँ उसके यहाँ पर 6 पैक बन गए होते हैं और वे अब पतला भी हो गया होता है। ये बोलता है कि इन 2 महीनों के ट्रेनिंग के बाद भी मेरे बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा
कम है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे एक हाई स्कूल स्टूडेंट ही बनकर रहना होगा। अब इसके बाद हम सॉन्ग को देखते हैं, जो कि इसके कमरे के बाहर आ जाती है और दरवाजे को खटखटा रही होती है कि तभी आकर लिनमो दरवाजे को खोल देता है। हम सॉन्ग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बोलती है कि फाइनली तुम मुझे मिल ही गए, चलो अब देखते हैं कि तुम यहाँ से बचकर कहाँ जाते हो। पर ये जैसे ही मेन कैरेक्टर को देखती है, ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और ये देखते हुए बोलती है कि ओ माय गॉड, क्या ये इस दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी है। ये यहाँ पर शर्माते हुए बोलती है कि सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने किसी गलत दरवाजे को खोल दिया, मैं बस यहाँ पर अपने क्लासमेट को ढूंढ रही थी। और तभी ये इसके पैर को देखती है और बोलती है कि सच में इसके पैर कितने ज्यादा लंबे हैं और ऊपर से ये कितना ज्यादा हैंडसम भी है, और अब तो ये इसके साथ अपना घर भी बसा लेती है। कि तभी ये अपनी इमेजिनेशन से होश में आती है और घबराते हुए यहाँ से जाने लगती है। यहाँ से जाते हुए बोलती है कि सब कुछ ओवर हो गया, मैंने उसे कुछ ज्यादा ही देर तक घूर लिया, उसे लग रहा होगा कि मैं कोई लस्टफुल वुमन हूँ। कि तभी पीछे से लिनमो इसे कहता है कि हे सॉन्ग, तुम कहाँ जा रही हो। ये पीछे मुड़ते हुए कहती है कि मुझे लग ही रहा था कि ये लिनमो का ही रूम है, क्या तुम उसके कोई फ्रेंड हो। तो इस पर ये बोलता है कि मैं ही लिनमो हूँ। अब इस बात को सुनकर ये यहाँ पर हंसने लगती है और बोलती है कि तुम भी अच्छा मजाक कर लेते हो। तभी लिनमो आगे आकर कहता है कि तुम्हें ये मजाक क्यों लग रहा है, बस मैंने यहाँ पर अपना वजन कुछ कम कर लिया है, तुम आखिरकार मुझे देखकर इतना ज्यादा सरप्राइज क्यों हो रही हो। ये बोलती है कि क्या तुमने बस अपना वेट लॉस्ट किया है, तुम सिर्फ इसे वेट लॉस्ट बोलते हो, तुम्हारे पैरों और हाथों को देखो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें दोबारा बनाया गया है। कि तभी लिनमो अपना सामान लेकर आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि अपना मजाक करना बंद करो, तुम यहाँ पर कार लेकर आई हो ना। ये बोलती है कि हाँ मैं लेकर आई हूँ। तो लिनमो बोलता है तो ठीक है चलो। अभी यहाँ पर अपने गाल को नोचकर देखने लगती है और बोलती है कि कहीं ये सपना तो नहीं ना है। जैसा इसके बात करने का तरीका है और इसका स्टाइल से तो ये लिनमो ही लग रहा है। सच में इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर कोई सपना नहीं देख रही हूँ, और कहीं इसने मेरी वजह से तो अपना वजन कम तो नहीं न किया, क्योंकि मैंने इसे एक बार कहा था कि मोटे लोगों के अंदर पोटेंशियल छुपा रहता है। ये यहाँ पर खुश होते हुए बोलती है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ, मैंने लिनमो की पास्ट में कभी भी बेइज्जती नहीं की है, मुझे लगता है कि मैं लिनमो के काफी ही ज्यादा करीब हो सकती हूँ।